नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। और दैनिक घटना चक्र की सीरीज में आज 28 अगस्त के महत्वपूर्ण घटनाओं एवं समाचारों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज का पहला जो घटना है या समाचार है, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए साल 2021 से चरणबद्ध तरीके से डीजल चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो वो राज्य है बिहार। बिहार ने यह फैसला किया है कि जो बिहार की सरकार ने यह फैसला किया है कि जो राजधानी पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वर्ष 2021 तक चरणबद्ध तरीके से यहाँ डीजल से चलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। और सिर्फ पटना नहीं, पटना के आसपास के सभी इलाकों में डीजल चलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। अगला सवाल है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन बीजेपी किस दिवस के रूप में मनाएगी? तो यहाँ सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ ऑप्शन सी होगा, सेवा दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये 70वां जन्मदिन है और इस 70वां जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में बीजेपी मनाएगी। और इस दिन किसी भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना का ये संकट है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग को पालन करना है, तो उसको इस दिन को सादगी से मनाएगी बीजेपी ने, है ना। अगला सवाल कि भारत को किस देश से फॉल्कन अवाक्स सिस्टम प्राप्त होने जा रहा है? फॉल्कन अवाक्स सिस्टम प्राप्त होने जा रहा है, तो ये मिल रहा है भारत को इजराइल से। इजराइल से भारत को फॉल्कन विमान मिल रहा है, फॉल्कन सिस्टम मिल रहा है। ये एक रडार सिस्टम है ना। भारत को इजराइल से फॉल्कन हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली, एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवाक्स प्राप्त करने जा रहा है। इसकी कीमत $200 करोड़ है, $200 करोड़ है। और इसकी जो विशेषता है कि यह 360 डिग्री पर पूरी तरह से घूमता है और इससे ये तुरंत बहुत दूर से ही विमानों की सूचना एकत्रित करके दे देता है। जो आपके ऊपर जो आने वाले बाहर से विमान जो आ रहे हैं, तो इसका रडार का जो रेंज है 360 डिग्री पे सभी विमानों की सूचना वो देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके आने से भारत का जो रडार सिस्टम है वो भारतीय वायुसेना का काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीएसटी संग्रह में कितने रुपये की कमी आई है? कितना कम जीएसटी संग्रह आया है 2021 में? तो ये आंसर होगा 2.35 लाख करोड़। 2.35 लाख करोड़ का संग्रह की कमी आई है ना। देखिए, अभी जीएसटी परिषद की बैठक भी चल रही है, तो उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 41वीं बैठक में कहा है कि जीएसटी में इस बार कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ की कमी रहने की आशंका है। और क्योंकि ये इसका कोविड के कारण ये ऐसा व्यवस्था हुआ है कि ये कम जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। ठीक है। साथ ही इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण इशू पर चर्चा हो रहा है कि जो राज्यों का बकाया है जीएसटी का क्षतिपूर्ति का, है ना, जो कि अप्रैल से जुलाई तक का बकाया है लगभग 1.5 लाख करोड़, उस पर भी राज्यों ने अपना डिमांड रखा है ना। तो ये महत्वपूर्ण बैठक अभी चल रही है। ठीक है। अगला सवाल, अमेरिका के लुसियाना तट में से हाल से कौन सा तूफान टकराया है ना। तो यहाँ आंसर ए होगा, लारा तूफान अमेरिका के लुसियाना तट से टकराया है ना। तो देखिए, अमेरिका के लुसियाना तट से लारा तूफान टकराया है। इस तूफान की वजह से 240 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है और इस तूफान के कारण लगभग 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है ना। काफ़ी इससे प्रभाव हुआ है, बाढ़ भी आ गया, उस क्षेत्र में काफ़ी जल जमाव भी हो गया है ना। तो काफ़ी उससे विध्वंस हुआ है इस तूफान के कारण। अगला सवाल, हाल ही में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष यानी एफडीआई, ऑटोमेटिक रूट से लाने की मंजूरी दी है? तो यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है कि 74% तक रक्षा क्षेत्र में एफडीआई जो ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है ना। देखिए, रक्षा क्षेत्र में पहली बार 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट मतलब बगैर प्री मंजूरी, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ये ऑटोमेटिकली उस क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है। तो रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया कि आत्मनिर्भर भारत की जो सरकार की योजना है उसके तहत रक्षा क्षेत्र में कई उत्पादों को भारत में बनाने का निर्णय लिया गया है और उसमें एफडीआई की मंजूरी 74% तक ऑटोमेटिक रूट से दिया गया है। ठीक है।
अगला सवाल, तुर्की और ग्रीस के बीच चल रहे तनाव के बीच किस देश ने ग्रीस के समर्थन में अपना X-16 विमान को तुर्की के खिलाफ उतार दिया, यानी कि उसकी सहायता के लिए अपने इस F-16 विमानों को भेज दिया है ना। तो ये महत्वपूर्ण है और ये देश है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। आंसर, संयुक्त अरब अमीरात ने तुर्की के खिलाफ ग्रीस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए अपने 4 F-16 विमानों को भेजा है ना। हम लोग जानते हैं कि इधर कुछ दिनों से विवाद चल रहा है तुर्की और ग्रीस के बीच, वो भूमध्य सागर में जो गैस की खुदाई को लेकर है ना, और उसमें ग्रीस और तुर्की के बीच काफ़ी विवाद है और इस विवाद में UAE प्रत्यक्ष रूप से ग्रीस के सपोर्ट में आगे आ गया है। ठीक है, अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के किस पूर्व कप्तान ने महेंद्र सिंह धोनी को बीते 50 वर्षों में सबसे प्रेरणादायी कप्तानों की श्रेणी में रखा, यानी कि सबसे जो मोटिवेट करने वाले कप्तानों की श्रेणी में रखा है? तो उन्होंने, तो ये जो खिलाड़ी जिन्होंने ये श्रेणी बनाया है वो है ये ग्रेग चैपल, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है ना, ग्रेग चैपल है ना। वो भारत के कोच भी रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के पूर्व कप्तान और भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने महेंद्र सिंह धोनी को विगत 50 वर्षों में सबसे प्रेरणादायी कप्तानों की श्रेणी में रखा है और इस श्रेणी में उन्होंने 4 अन्य खिलाड़ियों को रखा है। धोनी को मिलाकर 5 खिलाड़ियों को इस श्रेणी में रखा गया है, जिसमें इंग्लैंड के मिशेल बियर्ले, ऑस्ट्रेलिया के इयान चैपल और मार्क टेलर तथा वेस्टइंडीज के क्लाइव राइट को सबसे प्रेरणादायी कप्तानों की श्रेणी में रखा है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम है। तो ये महत्वपूर्ण है ना, ग्रेग चैपल के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपने विदेशी राजनयिकों के लिए डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट को बदलने का निर्णय लिया है ना? तो यहाँ आंसर होगा ए, नेपाल। यहाँ आंसर होगा ए, नेपाल। अब क्यों बदलने का निर्णय लिया है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के लिए नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। विदेशी राजनीतियों के लिए नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट किसी भी नेता से सीधा मुलाकात नहीं कर पाएगा। उल्लेखनीय है कि विगत कुछ दिनों से नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट के दौरान चीनी राजदूत हो यांकी ने सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं एवं साथ साथ में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के साथ कई बार सीधी मुलाकात की। इसको लेकर के नेपाली मीडिया में काफ़ी सवाल उठाए गए कि क्या कोई देश का राजदूत किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से बिना पूर्व सूचना के क्या मिल सकता है। तो इसका काफ़ी वहाँ विवाद भी हुआ। इसके कारण नेपाल सरकार ने नया डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। ठीक है, अगला सवाल कि टेनिस के इतिहास में सबसे सफल युगल जोड़ी ब्रायन बंधु ने संन्यास लेने का फैसला लिया है, वो किस देश के थे, वो किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, अमेरिका। ब्रायन बंधु अमेरिका से संबंधित है ना। कि देखिए, अमेरिका के बॉब और माइक ब्रायन, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन दोनों जुड़वा भाई हैं और उन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है ना। और देखिए, इनके नाम 16 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब है। इनके नाम 16 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब है और साथ ही उन्होंने ओलंपिक में एक बार स्वर्ण और एक बार कांस्य पदक भी जीता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है ना। अगला सवाल, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी किस इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा सी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ना। सॉरी। तो SBI ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस के नाम से एक पॉलिसी शुरू किया है। और देखिए, इस पॉलिसी का विशेषता क्या है कि इस पॉलिसी को आप किसी को उपहार स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त रहेगा इसमें कि उपहार लेने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच की हो। 18 से 65 वर्ष के बीच की हो। यह महत्वपूर्ण पॉलिसी SBI द्वारा शुरू की गई है ना। पोलोमी घटक जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित है? वो किस खेल से? तो यहाँ आंसर होगा डी, टेबल टेनिस। पोलोमी घटक टेबल टेनिस से संबंधित थी और वे कई बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी थी और उन्होंने 2006 में राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक भी जीता था। तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है ना। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो यहाँ उत्तर होगा बी, तमिलनाडु है ना। देखिए, तमिलनाडु राज्य
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सबसे आगे ऋण देने के मामले में तमिलनाडु राज्य रहा। तो आज मैंने घटना चक्र के मतलब दैनिक घटना चक्र की श्रृंखला में विभिन्न घटनाओं का या विभिन्न समाचारों का विभिन्न समसामयिकी का संकलन किया है, और आशा है कि इससे आप लोगों को लाभ होगा। और इसका जो डिटेल जो इसका एनालिसिस का पीडीएफ आपको शिक्षालय के टेलीग्राम लिंक पे उपलब्ध है, शिक्षालय के टेलीग्राम लिंक पे उपलब्ध है। आप चाहे तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं अपना ये कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। अगले कार्यक्रम फिर कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।